नमस्कार। आज हम अपनी इतिहास की किताब का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इस अध्याय में हम एक सफर पर चलेंगे हजारों साल पीछे और जानेंगे कि भारत के सबसे पहले शहर कैसे थे, वहां कौन लोग रहते थे और उनकी जिंदगी कैसी थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा की दिलचस्प कहानी सुनेंगे, फिर हम इन पुराने नगरों की खास बातों को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वहां के घर, नालियां और सड़कें कैसी बनी थीं। हम वहां के नगरीय जीवन और शिल्प के बारे में भी जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि वे चीजें बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लाते थे। और सबसे आखिर में हम उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हमारी किताब इस अध्याय की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करती है, जसपाल और हरप्रीत की। वे अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी नजर एक पुराने टूटे फूटे घर पर पड़ी, जिसे बच्चे भुताहा घर कहकर बुलाते थे। तभी उन्होंने सुना कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। दूसरे ने कहा, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? ये बातें सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि भाई इस पुराने से खंडहर की कोई इतनी तारीफ क्यों करेगा। तो जसपाल और हरप्रीत की ही तरह हमें भी ये समझना है कि हर पुरानी इमारत की अपनी एक कहानी होती है। तो चलिए अब हम ऐसी ही एक बहुत पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण जगह हड़प्पा की कहानी जानते हैं। देखिए, अक्सर पुरानी चीजों का महत्व हमें तुरंत समझ नहीं आता। ऐसा ही हड़प्पा के साथ हुआ। किताब हमें बताती है कि आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो वहां काम कर रहे इंजीनियरों को अचानक ये जगह मिली। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई मामूली टीला है जहां अच्छी ईंटें हैं। बस फिर क्या था, वे वहां से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और रेलवे लाइन बनाने में इस्तेमाल कर लीं। इस वजह से वहां की कई इमारतें हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। फिर इसके काफी बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस जगह को ढूंढा। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं, बल्कि इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस तरह के नगरों में हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे स्थलों को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। और जानते हैं ये शहर कितने पुराने थे? लगभग 4700 साल। अब यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, पुरातत्वविद। ये कौन होते हैं? तो देखिए, पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो पुरानी जमीन के नीचे दबी हुई चीजों को खोजते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले का जीवन कैसा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नगरों में ऐसा क्या खास था? इनकी क्या विशेषताएं थी जो इन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं? चलिए अब एक एक करके इन्हीं विशेषताओं को समझते हैं। इन नगरों की एक बहुत बड़ी खासियत थी इनकी बनावट। इन नगरों को 2 या कभी-कभी उससे ज्यादा हिस्सों में बांटा गया था। आमतौर पर जो पश्चिम वाला हिस्सा था वो छोटा होता था, लेकिन उसे ऊंची जगह पर बनाया जाता था। पुरातत्वविदों ने इसे नगर दुर्ग का नाम दिया है। और जो पूर्व का हिस्सा था वो आकार में बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में बसा था। इसे निचला नगर कहा गया है। इन नगरों की एक और खास बात थी इनकी दीवारें। दोनों ही हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं और ये ईंटें इतनी अच्छी तरह पकाई गई थी कि हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी मजबूत खड़ी हैं। दीवारों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ईंटों को एक खास तरीके से जोड़ा जाता था, जिसे इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंटें अलग अलग दिशाओं में रखकर दीवार को मजबूती दी जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग यानी ऊंचे वाले हिस्से में कुछ बहुत खास इमारतें भी मिली हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में एक बहुत ही खास तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार कहा है, यानी द ग्रेट बाथ। इसे बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ था और पानी बाहर न रिसे इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। इस तालाब में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थीं और इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहां खास मौकों पर खास नागरिक स्नान किया करते थे। इस महान स्नानागार के अलावा भी कुछ और जरूरी चीजें मिली हैं, जैसे कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों में अग्निकुंड मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ शायद यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। इसके साथ ही हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसी जगहों पर बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, मतलब बड़े बड़े गोदाम। शायद इनका इस्तेमाल अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए किया जाता होगा। चलिए अब इन शहरों के आम घरों, नालियों और सड़कों की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, अब इन नगरों के घरों को देखते हैं। यहाँ के घर ज्यादातर 1 या 2 मंजिला होते थे।
घर के बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। कमाल की बात यह है कि ज्यादातर घरों में एक अलग स्नान घर यानी बाथरूम होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी मिले हैं। अब बात करते हैं नालियों की। यहाँ की नालियां ढकी हुई होती थी और सीधी लाइन में बनाई जाती थी। उनमें हल्की सी ढलान दी जाती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था और सफाई के लिए इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बनाए गए थे। इन सब बातों से पता चलता है कि यहाँ घर, नाले और सड़कें सब कुछ एक साथ पूरी योजना बनाकर बनाए गए थे। तो अब जब हमने शहर की बनावट देख ली, तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन शहरों के अंदर का जीवन कैसा था, यहाँ कौन कौन से लोग रहते थे और वे क्या क्या काम करते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी चहल पहल रहती होगी। यहाँ शायद शासक वर्ग के लोग रहते थे जो शहर के लिए खास इमारतें बनवाने की योजना बनाते थे। वे लोगों को दूर दूर भेजकर कीमती धातुएं और पत्थर मंगवाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक यानी जो लिखने का काम करते हैं। वे मोहरों पर लिखते थे, जैसे आप इस मोहर को देखिए, इसके ऊपर जो निशान बने हैं वो एक खास लिपि है, लेकिन अफसोस हम आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। शासकों और लिपिकों के अलावा इन शहरों में स्त्री पुरुष शिल्पकार भी रहते थे। ये लोग तरह तरह की चीजें बनाते थे। हमें खुदाई में पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनी हुई बहुत सारी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से वे औजार, हथियार और बर्तन बनाते थे, जबकि सोने चांदी से गहने बनाए जाते थे। यहां मिली सबसे आकर्षक चीजों में से हैं मनके, बाट और फलक। ये बाट जो आप देख रहे हैं, ये चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। इनका इस्तेमाल कीमती चीजों को तौलने के लिए होता था। और ये जो सुंदर सुंदर मनके हैं, ये कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे, जिन्हें तराशकर और पॉलिश करके तैयार किया जाता था। उनके शिल्पकारी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है ये पत्थर की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। जरा ध्यान से देखिए, इसका चेहरा कितने अच्छे से तराशा गया है, दाढ़ी कितनी साफ दिखाई गई है और इसने जो कपड़ा ओढ़ा हुआ है उस पर कढ़ाई वाला डिजाइन भी दिखाया गया है। ये हमें बताता है कि उस समय कितने कुशल कारीगर रहे होंगे। हमारे एजुटेकिन क्लास में हम हमेशा कहते हैं कि इतिहास हमें ऐसे ही विशेषज्ञों और उनकी कला से मिलवाता। देखिए, ज्यादातर चीजें जो मिली हैं वो पत्थर या शंख जैसी प्राकृतिक चीजों से बनी हैं, पर कुछ चीजें कृत्रिम रूप से भी बनाई जाती थीं, जैसे फेंस। फेंस क्या है? इसे बालू या स्फटिक पत्थर के पाउडर को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। फिर उस वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी जिससे वो चमकने लगती थी। इससे मनके, चूड़ियां और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ये शिल्पकार जो इतनी सारी चीजें बना रहे थे, उसके लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहां से लाते थे? सबसे पहले ये समझते हैं कि कच्चा माल कहते किसे हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो हमें कुदरत से मिलते हैं, जैसे लकड़ी या धातुएं, या फिर जिन्हें किसान पैदा करते हैं, जैसे कपास। हड़प्पा के लोगों को कुछ कच्चा माल तो वहीं मिल जाता था, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसी कई चीजें उन्हें बाहर से मंगवानी पड़ती थीं। जैसे तांबा आज के राजस्थान से और पश्चिम एशिया के देश ओमान से भी आता था। टिन, जिसे कांसा बनाने के लिए तांबे में मिलाया जाता है, वो आज के अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना आज के कर्नाटक से मंगवाया जाता था और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। हमने देखा कि नगरों में शासक, लिपिक और शिल्पकार रहते थे, पर इनके खाने का इंतजाम कौन करता था? इनके लिए भोजन गांवों से आता था। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वालों के लिए खाना पहुंचाते थे। हमें पौधों के जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। वे जमीन की जुताई के लिए हल का इस्तेमाल भी करते थे। खेती के साथ साथ वे गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां जैसे जानवर भी पालते थे। तो ये थी उनकी खेती और पशुपालन की व्यवस्था, जैसा हम एजुटेकन के नोट्स में भी विस्तार से पढ़ते हैं। हमने देखा कि ये कितनी व्यवस्थित और विकसित सभ्यता थी, लेकिन अब हम इस अध्याय के सबसे आखिरी और सबसे रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। इतनी शानदार सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे? किताब के अनुसार आज से लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन शहरों को छोड़ दिया। लिखना, मोहरें बनाना और बाटों का इस्तेमाल सब बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल आना भी कम हो गया और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर तो सड़कों पर ही कचरे के ढेर लगने लगे और नालियां टूट फूट गईं।
सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ? इस सवाल का कोई एक पक्का जवाब हमारे पास नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ का मानना है कि शायद नदियां सूख गई होंगी, कुछ कहते हैं कि जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई हो गई। ये भी हो सकता है कि बार बार बाढ़ आने लगी हो या फिर शासकों का नियंत्रण ही खत्म हो गया हो। लेकिन कोई भी एक वजह इन सभी शहरों के खत्म होने की कहानी नहीं बता पाती। इसीलिए ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो आज के अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ा। हमने सीखा कि ये शहर कितनी बेहतरीन योजना से बनाए गए थे। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे और उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। और साथ ही हमने ये भी जाना कि इतनी विकसित सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये आज भी एक पहेली है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।